Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली सल्तनत का 15वां भाग हम लोग देखेंगे। और यह जो प्रकरण है, इसका जो दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया है, इसमें हम लोग 1200 से 1550 तक के इतिहास को कवर करेंगे। और इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग राजनीतिक इतिहास को कवर कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न सुल्तानों की चर्चा करते हुए अभी सुल्तान गियासुद्दीन बलबन से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गियासुद्दीन बलबन के जीवनी, फिर उसके कार्यों का वर्णन करते हुए शासन और गुप्तचर संगठन तक का वर्णन हम लोगों ने किया था। अभी उसके कार्यों में हम लोग आज बंगाल विजय, जो उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। और हम इसमें जान पाएंगे कि जो बंगाल विजय है या दिल्ली सल्तनत का जो एक भाग था, बंगाल या अन्य कई सूबे थे जिस पे नियंत्रण करना चाहता था सुल्तान, और अपने साम्राज्य का एक सुदृढ़ आधार तैयार करना चाहता था, और अपने साम्राज्य को विस्तारित करते हुए एक निश्चित परिक्षेत्र बनाना चाहता था। इसमें कई राज्यों पे, यानी अर्थात राज्य तो शब्द नहीं उपयोग किया जा सकता, इक्ता या सूबा जिसको हम कह सकते हैं, उन पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो इक़्तेदार था, उनकी अपनी एक स्वैच्छिक स्वच्छंदता की मनोवृत्ति होती थी और स्वयं सुल्तान बनने की चाह रखते थे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और अपने राज्य, अपने जो सूबा है उसके अंतर्गत अपने साम्राज्य विस्तार की उसकी लालसा होती थी, और भारत का सम्राट या उत्तर भारत का सम्राट बनने की या अपने राज्य के विस्तार और स्वयं सुल्तान बनने की इच्छा थी। इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई सुविधा इक़्तेदारों में। तो बंगाल जो है, दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे, उनके लिए एक हमेशा कठिनाई का कारण रहा। और यहाँ के जो सूबेदार थे या प्रांतपति या इक़्तेदार, वे अपने सुविधा अनुसार दिल्ली से अपने संधि को रखते थे, और फिर जब इच्छा होता था संधि विच्छेद करके स्वच्छंदता की नीति अपना लेते थे और अपने आप को शाह या सुल्तान घोषित कर देते थे। इस तरह हम देखते हैं कि बंगाल हमेशा ही एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक कठिनाई का कारण रहा। हम देखते हैं कि बंगाल, जब इन तथ्यों को देखें कि बंगाल में गियासुद्दीन बलबन के किस तरह के कार्य रहे, तो बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य सर्वदा ही अस्थिर रहा। नासिरुद्दीन महमूद के समय से अरसल्ला खां ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, परंतु जब बलबन सिंहासन पर बैठा तब अरसल्ला खां के पुत्र और उत्तराधिकारी तातार खां ने दिल्ली के आधिपत्य को स्वीकार किया और बलबन को 63 हाथी भेंट स्वरूप भेजे। कुछ समय पश्चात तातार खां को हटाकर तुगरिल खां को बंगाल का इक़्तेदार बनाया गया, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। परंतु तुगरिल खां ने 1279 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुगुसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की, अपने नाम के सिक्के चलाए, खुतबा पढ़वाया। तुगरिल खां के इस विद्रोह से बलबन को एक बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था बलबन के समय में। तो यहाँ हम अगर देखें तो बलबन जब सिंहासन पर बैठा तो अरसल्ला खां के पुत्र और उत्तराधिकारी तातार खां शासक बना। फिर तातार खां के पश्चात इसको हटा के, तातार खां को हटा के तुगरिल खां शासक बना, और यह बलबन का गुलाम था। यह एक गुलाम सरदार था, बलबन का गुलाम था, गुलाम सरदार था।
और प्रारंभ में तो इसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली बंगाल का इक़्तिदार बनने के बाद, लेकिन देखते हैं कि यह 1279 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। स्वयं को सुल्तान घोषित करते हुए इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम का सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया। और यह बलबन के लिए एक बहुत ही सदमा वाला प्रश्न रहा, क्योंकि एक गुलाम सरदार का विद्रोह था। यदि वह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। इस कारण इस विद्रोह को दबाना बलबन की एक मुख्य आवश्यकता हो गई। विद्रोह का समाचार मिलते ही उसने अवध के इक़्तिदार अमीन खां को बंगाल पर आक्रमण करने के आदेश दिए, परंतु अमीन खां की पराजय हुई और उसकी सेना नष्ट हो गई। बलबन ने क्रोधित होकर अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। तिरमित के नेतृत्व में दिल्ली से भेजी गई एक अन्य सेना की भी पराजय हुई। अवध के नवीन इक़्तिदार शहाबुद्दीन के नेतृत्व में भी भेजी गई तीसरी सेना का भी वही परिणाम हुआ। बंगाल के विरुद्ध इन निरंतर असफलताओं ने बलबन के धैर्य को समाप्त कर दिया। अब बलबन की आयु 80 वर्ष की थी उस समय, और मंगोल आक्रमण का भय भी समाप्त नहीं हुआ था, परंतु फिर भी उसने स्वयं बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बलबन एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की ओर बढ़ा। उसने अवध में अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की और प्राय 2 लाख सैनिकों एवं अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर बंगाल पहुंचा। सुल्तान के आने का समाचार पाकर तुगरिल खां का साहस समाप्त हो गया और वह लखनौती को छोड़कर जाज नगर की तरफ भाग गया। बलबन उसे पकड़ने के लिए कटिबद्ध था। उसने सुनार गांव तक उसका पीछा किया, परंतु तुगरिल खां जंगलों में जा छिपा। अंत में मलिक मुहम्मद शेरंदाज को अचानक तुगरिल खां के छिपने का स्थान का पता लग गया और उसने अपने 40 साथियों के साथ तुगरिल खां के डेरे पर आक्रमण किया। तुगरिल खां और उसकी सेना के निश्चिंत होकर आराम कर रही थी जंगल में। इस अचानक आक्रमण को उन्होंने सुल्तान की सेना का आक्रमण समझा और वे इधर उधर बिखर गए। स्वयं तुगरिल खां ने घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, परंतु मलिक मुकद्दर नामक एक सैनिक अधिकारी ने उसका पीछा किया और उसका सिर काट लिया। इतने में बख्तार खां के नेतृत्व में सुल्तान की सहायता पहुंच गई और तुगरिल खां की सेना नष्ट कर दी गई तथा उनमें से हजारों सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बलबन उन सभी कैदियों को लेकर लखनौती पहुंचा। वहां उसने तुगरिल खां के साथियों को कठोर दंड दिया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि लखनौती के मुख्य बाजार के दोनों ओर 2 मील लंबी तख्तों की एक कतार खड़ी की गई और तुगरिल खां के समर्थकों को उन पर ठोक दिया गया। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर अनेक व्यक्ति मूर्छित हो गए। यह इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी वर्णन करता है और इस तरह के जो कार्यवाही थी उसके पीछे सुल्तान बलबन का यही उद्देश्य रहा होगा कि एक भय व्याप्त किया जाए कि फिर विद्रोह जैसी कोई चीज़ ना हो। और देखते हैं कि उसके बाद बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार नियुक्त किया और उसे उस बाजार के देश को दिखाते हुए सलाह दी कि कभी भी दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न करे। इसके पश्चात बलबन दिल्ली वापस लौट गया और इस तरह जो सुल्तान बलबन का जो यह बंगाल विजय था वह संपन्न हो गया। इसके बाद हम अगर मंगोल आक्रमणों की चर्चा करें, हम देखें कि मंगोल आक्रमण का हमेशा भय रहा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को और प्रत्येक सुल्तान की यह रणनीति रही कि मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की जाए, मंगोल आक्रमण को कम किया जाए, क्योंकि मंगोलों का उस समय भय था मध्य एशिया में या अन्य विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी इन लोगों का भय हम देख सकते हैं, तो भारत में भी व्याप्त रहा। तो मंगोल आक्रमण से संबंधित अगर हम तथ्य की चर्चा करें बलबन के समय में, सुल्तान बलबन के समय में, तो मंगोल आक्रमण का भय बलबन के सम्मुख सर्वदा रहा।
इसी कारण बलबन राज्य विस्तार की नीति अपनाने में समर्थ न हुआ, परंतु बलबन ने मंगोल आक्रमण को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की। आरंभ के कुछ वर्षों में उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। और शेर खां हम देखते हैं कि एक महान योद्धा था और उसने मंगोलों एवं खोखरों को आतंकित कर रखा था, परंतु शेर खां को एक अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी समझता था सुल्तान बलबन, तो उसने षड्यंत्र के तहत उसको मरवा दिया। और इसके कारण हम देखते हैं कि फिर वहाँ एक योग्य सूबेदार की कमी हो गई। इसको पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि उसने अपने पुत्र को वहाँ नियुक्त किया, जो उसका पुत्र था, सबसे योग्य पुत्र था शाहजादा मोहम्मद। उसके अधीन रहकर उसने इन क्षेत्रों में किलों का एक कतार बनवाई। प्रत्येक किले में एक बड़ी संख्या में सेना रखा। कुछ वर्षों के पश्चात हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा को 2 भागों में बांटा गया। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र शाहजादा मोहम्मद को और सुमन, समाना तथा उसका क्षेत्र शाहजादा बुगरा खां को दिया गया तथा प्रत्येक शाहजादे के साथ प्रायः 18,000 घुड़सवारों की शक्तिशाली सेना रखी गई। जब बुगरा खां को बंगाल का इकतदार बनाया गया तब संपूर्ण उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व शाहजादा मोहम्मद को दिया गया। शाहजादा मोहम्मद बलबन का सबसे बड़ा तथा योग्य पुत्र था। वह सिंहासन का उत्तराधिकारी भी था। वह योग्य सेनापति के अतिरिक्त सुसभ्य भी था और साहित्य में उसकी रुचि भी थी। विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन उसके संरक्षण में ही आरंभ किया था। फारसी के महान कवि शेख सादी को भी उसने निमंत्रित किया था, यद्यपि वह अपनी वृद्धावस्था के कारण आ नहीं सके थे। शाहजादा ने मंगोल आक्रमणों को रोकने में आशातीत सफलता प्राप्त की, परंतु 1286 ईस्वी में अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण वह युद्ध करता हुआ मारा गया। और उसके पश्चात भी बलबन सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान देता रहा। मंगोलों के विरुद्ध बलबन को सफलता इस सीमा तक मिली कि वह लाहौर तक के प्रदेशों को अपने अधिकार में रख सका और उसने मंगोलों को ब्यास नदी को पार नहीं करने दिया। मंगोलों को ब्यास नदी से इस पार नहीं आने दिया, परंतु बलबन न तो स्वयं कभी ब्यास नदी के पश्चिमी प्रदेशों पर आक्रमण कर सका और न ही वह उनके भय को सर्वदा के लिए समाप्त कर सका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान बलबन अपने उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा के लिए एक व्यापक प्रबंधन किया। मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए एक किलों की श्रृंखला बनवाई, बृहद मात्रा में सैनिक रखा, फिर सेनापतियों को नियुक्त किया और अपने दोनों पुत्रों को बुगरा खां और शाहजादा मोहम्मद को भी वहाँ नियुक्त किया। फिर जब बुगरा खां बंगाल का सूबेदार बन गया तो शाहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में इन क्षेत्रों का आधिपत्य रहा और वह अपनी योग्यता और कुशलता से मंगोल आक्रमण को रोकने में सफल रहा। और लेकिन फिर भी 1286 ईस्वी में एक युद्ध में घिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के जो शाहजादा मोहम्मद है उसका उत्तराधिकारी भी था बलबन का, सुल्तान बलबन का। और इसकी मृत्यु की सूचना जब उसके दरबार में मिली तो वह किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं किया, लेकिन वह एकांत में अपने प्रिय पुत्र के लिए आंसू बहाया करता था, जैसा कि इतिहासकारों ने वर्णन किया है। तो इस कारण हम देखते हैं कि वह मंगोलों के प्रति या जो उसकी सीमा सुरक्षा की नीति रही, उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की, वह कुछ हद तक सफल मानी जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जा सकती। और इसके साथ ही जो सुल्तान बलबन है उसके कार्य लगभग पूरा हो जाते हैं। इस समय तक बलबन काफ़ी वृद्ध हो चुका था। शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु ने उसको बहुत दुखी कर दिया। बलबन के समस्त आशाएं उस पर केंद्रित थी। उसका दूसरा पुत्र बुगरा खां विलासी एवं आराम पसंद था। उससे बलबन को अपने राज्य की सुरक्षा की आशा न थी। बलबन बीमार हो गया और उस समय उसने बुगरा खां को बंगाल से बुला लिया। उसका आशय उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का था, परंतु बुगरा खां ने बंगाल के आराम पसंद एवं स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया। बलबन ने अपने बड़े बेटे महमूद के पुत्र या शाहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना और कुछ समय पश्चात 1287 ईस्वी के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ बलबन का जो पूरा
जो एक अपना कार्यकाल है वह समाप्त हो गया। और इसके साथ ही हम चर्चा को समाप्त करेंगे और इससे संबंधित जो बलबन के उपलब्धियों या कार्यों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में, उसको आप लिख के हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं उसको चेक करके और उसमें जो त्रुटियाँ आपको बताऊंगा। और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया उससे आप हमसे पूछ लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बलबन के जो उपलब्धियां थी या जो उसके व्यक्तित्व थे उसका मूल्यांकन भी कर लेंगे कि उसका किस तरह का धार्मिक आयाम था, किस तरह की उसकी योग्यताएं थी और उसके अंदर जो गुण और दोष के जो मिश्रण थे वो किस तरह के थे, कितना गुण उसके अंदर था, कैसे कैसे दोष थे। तो इन सब चर्चाओं को भी उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन में हम लोग कर लेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।